मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर प्रियंका कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, मॉडल महिला कॉलेज, सरायकेला, खरसावा, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से यूजी सेमेस्टर 5th कोर 11 हिस्ट्री ऑफ इंडिया पेपर से भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट के कारणों अर्थात केसेस के बारे में डिस्कस करने जा रही हूँ कि भारत छोड़ो आंदोलन क्यों हुआ था। 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। 1857 के क्रांति को छोड़कर स्वतंत्रता आंदोलन का शायद ही कोई अध्याय इतना व्यापक और रक्त रंजित रहा हो। यह आंदोलन 8 अगस्त 1942 के कांग्रेस के भारत छोड़ो प्रस्ताव और महात्मा गांधी के करो या मारो के भाषण से प्रारंभ हुआ और इसका अंत अंग्रेजी हुकूमत के क्रूर दमन के द्वारा हुआ। इस आने वाली आंधी की पूर्व सूचना देते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1 अगस्त 1942 को इलाहाबाद में कहा था, हम आग से खेलने जा रहे हैं जिसकी चोट उल्टी हम पर भी पड़ सकती है, लेकिन क्या करें, हम विवश हैं। सरदार पटेल ने भी चेतावनी देते हुए कहा था कि इस बार का आंदोलन थोड़े दिनों का लेकिन भयानक होगा। अतः 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन के कारणों की व्याख्या निम्न प्रकार से की जा सकती है। द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ होने के 2 दिन बाद ही तत्कालीन वायसराय ने भारतीय प्रतिनिधि सभाओं तथा भारतीय प्रतिनिधियों से बिना परामर्श लिए हुए ही 40,000 भारतीय सैनिकों को बेवश पशुओं की भांति इस महायुद्ध में झोंक दिया। इससे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं अन्य राष्ट्रवादियों को बहुत दुख हुआ और उन्होंने इसे राष्ट्रीय अपमान समझा। इस घटना से भारतीयों को अपने शासन और स्वतंत्रता के अभाव के प्रति सोचने पर विवश किया। अतः अंग्रेजों के इस कार्य ने भविष्य में एक व्यापक जन आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। इस राष्ट्रीय असंतोष को व्यक्त करते हुए मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने लिखा है, वायसराय के इस कार्य ने यह सिद्ध कर दिया कि ब्रिटिश सरकार भारत को अपनी इच्छा का प्रतिबिंब मानती थी और युद्ध जैसे मामलों में भी भारत के आत्मनिर्णय के अधिकार को मानने के लिए तैयार नहीं थे। परिणाम स्वरूप 10 अक्टूबर 1939 को कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित कर सरकार से यह मांग की कि वह घोषणा करे कि युद्ध की समाप्ति के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा और भारत को तत्काल भारतीय मामलों पर अधिक से अधिक नियंत्रण दे दिया जाएगा। इस संदर्भ में लीन लिथगो ने 17 अक्टूबर 1939 को एक घोषणा की जिसमें स्वाधीनता की मांग के बदले में औपनिवेशिक स्वराज देने की बात कही गई और दूसरी मांग को मानने से इनकार कर दिया गया। इस घोषणा से दुखी होकर 22 अक्टूबर 1939 को कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने कांग्रेस मंत्रिमंडलों को त्यागपत्र देने का आदेश दे दिया। कांग्रेस शासित समस्त प्रांतों के मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया। परिणाम स्वरूप वायसराय ने संविधान की विफलता घोषित कर सेक्शन 93 के तहत सभी प्रांतों में गवर्नर शासन लागू कर दिया, जिससे प्रांतीय स्वराज का अंत हो गया। कांग्रेसी मंत्रिमंडलों की जगह गवर्नर शासन हो जाने के चलते भारत में संवैधानिक गतिरोध कायम हो गया। कालांतर में कांग्रेस ने पुनः 5 जुलाई 1940 को पुनः प्रस्ताव के माध्यम से सरकार के समक्ष एक प्रस्ताव रखा कि केंद्र में भारतीयों को लेकर एक ऐसी सरकार बनाई जाए जो विधान सभा के प्रति उत्तरदायी हो। साथ ही युद्ध के पश्चात भारतीयों को स्वतंत्रता प्रदान की जाए तो कांग्रेस युद्ध में सरकार का समर्थन कर सकती है। अंग्रेजी सरकार इन
इन शर्तों को मानने के लिए तैयार नहीं थी, किंतु दूसरे महायुद्ध की सामरिक परिस्थितियों ने, जिसमें जर्मनी को तेजी से विजय प्राप्त हो रही थी, जिसके चलते 1939 के मध्य में ब्रिटेन पर खतरे के बादल मंडराने लगे थे। ऐसी परिस्थिति में ब्रिटिश सरकार को भारतीय समर्थन की महत्वहीन आवश्यकता थी। अतः चर्चिल ने अनुमति लेकर वायसराय ने भारत को संतुष्ट करने के लिए 8 अगस्त 1940 को अपना अगस्त प्रस्ताव पास किया, किंतु कांग्रेस संतुष्ट नहीं हो सकी और प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि इस प्रस्ताव में युद्ध के बाद स्वतंत्रता और विधानसभा के प्रति उत्तरदायी सरकार दोनों मांगें पूरी नहीं की गई थी। इस प्रस्ताव की सबसे बुरी बात यह थी कि इसमें अल्पसंख्यकों को जरूरत से ज़्यादा महत्व दिया गया था। कालांतर में इससे सांप्रदायिकता और देश विभाजन का खतरा था। इसी कारण कांग्रेस ने इस प्रस्ताव का घोर विरोध किया। उपयुक्त सरकारी खाइयों से क्षुब्ध होकर तथा भारतीय जनता के बीच अपनी विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए कांग्रेस को आंदोलन करना अनिवार्य हो गया। अतः कांग्रेस ने 15 अगस्त 1940 के बम्बई कार्य समिति में महात्मा गांधी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का निश्चय लिया। 17 अक्टूबर 1940 को यह आंदोलन प्रारंभ हो गया। कुछ चुने हुए व्यक्ति ही इस आंदोलन को चलाने की अनुमति दी गई। इस आंदोलन के प्रमुख सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे, पंडित जवाहरलाल नेहरू आदि थे। यह आंदोलन देश के प्रमुख जिला मुख्यालयों पर आयोजित किया गया तथा इसकी सूचना पहले ही डीएम को दे दी जाती थी। गांधी जी द्वारा इस आंदोलन के नियंत्रित होने के बावजूद इस आंदोलन में 25,000 व्यक्ति गिरफ्तार हुए। 1941 ईस्वी के उत्तरार्ध में युद्ध के मोर्चा पर इंग्लैंड की स्थिति नाजुक बनती जा रही थी। फरवरी 1942 में जापानी आक्रमण की तीव्रता और सफलता से सरकार घबरा उठी। इधर जापानी सेना के सहयोग से नेताजी भी भारत पर आक्रमण करने की योजना बना रहे थे। ऐसी विकट परिस्थितियों में अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते ब्रिटिश सरकार ने 22 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन को भारत भेजा। 30 मार्च 1942 को सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने अपनी प्रसिद्ध योजना प्रस्तुत की। प्रस्ताव प्रस्तुति के दिन ही क्रिप्स ने यह संकेत दिया कि यदि यह बातचीत असफल होगी तो ब्रिटिश सरकार भारतीय संविधान गतिरोध को दूर करने के लिए और कोई प्रयास नहीं करेगी। इस प्रस्ताव में मुख्य रूप से पुनः औपनिवेशिक स्वराज, संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव तथा प्रारूप, मुस्लिम बहु प्रांतों एवं देशी राज्यों को पृथक होने का अधिकार आदि देने का वादा किया। इसका कांग्रेस एवं अन्य राष्ट्रवादी दलों ने जमकर विरोध किया। परिणाम स्वरूप 11 अप्रैल 1942 को क्रिप्स को लौट जाना पड़ा। क्रिप्स मिशन की विफलता से देश के राजनीतिक जगत में निराशा की भावना व्याप्त हो गई। इस परिस्थिति में गांधी जी ने विशाल जन समर्थन के आधार पर अब्दुल कलाम आजाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू के संचय के बावजूद वर्धा कांग्रेस कार्य समिति में 14 जुलाई 1942 को यह सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास कराया कि भारत की चाहे कुछ भी स्थिति हो जाए लेकिन अंग्रेज भारत छोड़कर चले जाएं, क्योंकि तेजी से बढ़ती हुई जापानी सेना का सामना ना तो अंग्रेजी सेना कर सकती थी और ना निराशा और अपमान के गर्व के डूबी हुई भारतीय जनता। जापानी पराजय से सुदूर पूर्व में एशियाई और भारतीय को असुरक्षित छोड़कर जैसी अव्यवस्था अंग्रेजों ने उन देशों में उत्पन्न कर दी थी, उसकी पुनरावृत्ति उन्हें भारत में नहीं करने देना चाहते थे। उनका मानना था कि अंग्रेजों के भारत से चले जाने के बाद जापान शायद भारत पर आक्रमण नहीं करेगा। अगर जापान आक्रमण कर ही देगा तो स्वतंत्र
नागरिक के रूप में हर भारतीय सम्मानपूर्वक आक्रमणकारियों का मुकाबला करेगा। इस संदर्भ में 5 जुलाई 1942 को महात्मा गांधी ने अपने हरिजन नामक पत्र में लिखा था कि अंग्रेजों, भारत को जापान के लिए मत छोड़ो, बल्कि भारत को भारतीयों के लिए व्यवस्थित रूप से छोड़ जाओ। भारतीय जनता के असंतोष का मुख्य कारण आर्थिक कारण भी था, जिसके फलस्वरूप इस आंदोलन को व्यापक होने में स्वाभाविक रूप से सहायता मिली। 1942 के प्रारंभ से ही चावल, चीनी, नमक, किरासन आदि आवश्यक वस्तुओं का अभाव और उसके मूल्यों में काफ़ी वृद्धि होने लगी। इससे आम जनता को विश्वास हो गया कि सेना को खिलाने के चलते सरकार सामान्य जनता को बेमौत मारने को कटिबद्ध है। इसलिए जब यह आंदोलन छिड़ा तो इसने जन आंदोलन का रूप ले लिया। प्रोफेसर सुमित सरकार ने अपनी पुस्तक मॉडर्न इंडिया में यह मत प्रकट किया है कि यह अंग्रेज नौकरशाही का करिश्मा था, जिसने अगस्त आंदोलन को एक जन आंदोलन में बदल दिया। 8 अगस्त 1942 की रात्रि को भले ही कांग्रेस ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने और भारतीयों को स्वतंत्र महसूस करने का आह्वान किया था, किंतु गांधी जी ने अपने करो या मरो वाले भाषण में यह कहा था कि इस प्रस्ताव को वे वायसराय से मिलने के पश्चात क्रियान्वित करेंगे। इस तरह भारत छोड़ो प्रस्ताव और करो या मरो वाले भाषण में समझौते के द्वार को खोल दिया, किंतु अंग्रेजी सरकार द्वारा 8 अगस्त 1942 को मध्य रात्रि के पश्चात अर्थात 9 अगस्त 1942 की सुबह ही महात्मा गांधी तथा कांग्रेस के अन्य सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। परिणाम स्वरूप भाजगी और बौखलाई जनता पर अमानवीय अत्याचार कर अंग्रेजों ने जानबूझकर एक शांतिप्रिय आंदोलन को जन आंदोलन के रूप में परिवर्तित कर दिया। इस प्रकार इस आंदोलन की पृष्ठभूमि में द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को ढकेल देना तथा क्रिप्स मिशन की असफलता, वर्धा में भारतीयों के साथ अमानवीय व्यवहार, पूर्वी बंगाल में भय और आतंक का राज्य, शोचनीय आर्थिक स्थिति और शासन के प्रति अविश्वास, जापानी आक्रमण का भय तथा ब्रिटिश रक्षा व्यवस्था में भारतीयों का अविश्वास आदि महत्वपूर्ण कारण थे। ये तो थे भारत छोड़ो आंदोलन के कारण। अब नेक्स्ट वीडियो में हम भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।